हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 9th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने पिछले लेक्चर में एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था स्ट्रेट, उसके ऊपर से हमने मैग्नेटिक फील्ड एट एनी रैंडम पॉइंट P निकालना सीखा था। उसी हिसाब से आज हम करेंगे सर्कुलर लूप ऑफ वायर। हमारे पास इस तरह का सर्कुलर लूप रहेगा वायर का जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा I, तब इसके सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है उसको निकालना सीखने वाले हैं। और भी एक दो सब टॉपिक्स है उसको भी हम करेंगे। उसके बाद इसके बेस पे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चंस तो आप जरूर से करके जाइएगा और सारे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट आप नोट करिएगा, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम पहले 2 मिनट का रिकैप ले लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या किया था। अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पहला लेक्चर देखा हुआ जरूरी है, बिकॉज हमने सारे फॉर्मूला का बेसिक्स बताया था, कौन से कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, वो सारे केसेस मैंने बताए थे। तो आप पहला लेक्चर जरूर से देखें, ओके। तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट का रिकैप ले लेते हैं। तो क्या हमने किया था पिछले लेक्चर में, हमने देखा था कि बायो और सावर्ट्स 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमको एक करंट कैरिंग वायर पे, हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग वायर है, उसमें से एक डीएल एलिमेंट पर, डीएल एलिमेंट जो कि हम करंट के डायरेक्शन में लेते थे, डीएल एलिमेंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है उनको बताना सीखा था। पूरे वायर के लिए निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने डीएल एलिमेंट के लिए निकाला था। और ये डीएल एलिमेंट एक रैंडम किसी पॉइंट P, हम इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और डीएल एलिमेंट उससे थीटा एंगल पर था। तो हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला आया था μ0/4π IdL sin थीटा अपॉन r²। इसका वेक्टर फॉर्म भी था, लेकिन हम जनरली इसको यूज़ करते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड हम इससे निकाल लेंगे और डायरेक्शन हमको पता है, राइट हैंड थंब रूल से निकालना होता है कि थंब को रखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर जहाँ कर्ल करे वही होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, बिकॉज देखो मैं थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर जहाँ पे कर्ल किया। तो ये था एक डीएल एलिमेंट की वजह से। तो हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था एक स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हमने निकालना सीखा था। हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी उस पर हमने निकालना सीखा था। हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल असाइन किए थे। कौन सा वेरिएबल्स, सबसे पहले तो पॉइंट P, एक पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट P मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, उसको हमने A बोला था। वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको हमने A बोला था। और ये पॉइंट P वायर के 2 एंड पॉइंट से जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, वायर के जो एंड पॉइंट से जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है उसको हमने एक को नाम दिया था अल्फ़ा और एक हमने नाम दिया था बीटा, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल हमने असाइन किया था और पूरे वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/4π इंटू I/A और फॉर्मूला आया था साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इस तरह से फॉर्मूला आया था, ठीक है। हमने क्या इसको अल्फा और बीटा असाइन किया था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स सब्सटेंडेड फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये फाइनाइट वायर था जिसका हमने निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था और एक डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया था। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा रिकैप था। तो देखो हम ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसके जस्ट आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये तो क्या था, एक फाइनाइट वायर था। ये क्या था, एक फाइनाइट वायर था, मीन्स उसके पास कुछ लेंथ L है। इस तरह से कोई फाइनाइट वायर हो तो किस तरह से निकाला जाए हमने देखा था। अब देखो इसके ऊपर हम केसेस होते हैं, इसके 1-2 केस पढ़ाता हूँ आपको। तो केस 1 मीन्स जो हम फाइनाइट वायर था इसके अंदर हम लेते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बताओ। ये तो हमने फाइनाइट वायर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ वायर हो मीन्स जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा हो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से,
इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा हो और हमको एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, रैंडम पॉइंट पी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना हो, तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो पॉइंट पी जो है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से यही मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, स्ट्रेट वायर की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर है, तो किस तरह से हम निकालेंगे? हमको यहाँ पे दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ज्वाइन करना होता है ना। हमको क्या करना होता है? यहाँ पर दोनों वायर के एंड पॉइंट ज्वाइन करना होता है और उससे अल्फा और बीटा एंगल सब्सटेंड होंगे। लेकिन ध्यान से देखो कि ये इनफाइनाइट वायर है। अब बताओ, इनफाइनाइट वायर तो बहुत ही लंबा है, मीन्स वो बहुत ही लंबा तक होगा, ऊपर तक जाएगा, पता नहीं बहुत इन्फिनिटी तक, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। देखो अगर समोल वायर अगर इतना होता, मान लो अगर वायर इतना होता तब एंगल ये आता अल्फा, वायर अगर इतना हो जाता तो एंगल ये आता, वायर अगर इतना हो जाता तो एंगल ये आता। वैसे वायर और इन्फिनिटी तक ऐसे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बताओ, ये वायर जो है ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो एक केस आएगा जैसे इस तरह से कोई एंगल बनेगा, फिर इस तरह से एंगल बनेगा, इस तरह से एंगल बनेगा, तो लास्ट में जो इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट टच करेगा ना, पी पॉइंट, मीन्स ये ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है इन्फिनिटी वाला, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। आपको समझ पड़ रहा है? इमेजिन हो रहा है? बिकॉज ये वायर तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती। आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन्स मीट्स एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये जस्ट पैरेलल हो जाएगा इस वायर के। समझ पड़ा? तो यहाँ पर इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, होप करता हूँ आपको इमेजिन हो रहा होगा कि इन्फिनिटी तक मतलब किस तरह से वो एंगल बना रहा होगा। मीन्स ऐसा कुछ एंगल बना रहा होगा, जस्ट ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, बिकॉज इन्फिनिटी की कोई लिमिट थोड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट वायर है। उसी हिसाब से नीचे भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो हमारा जो बीटा एंगल हो जाएगा ना, वो भी नियरली 90 डिग्री मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट वायर हो तो उसमें सेम यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, बस उसमें अल्फा और बीटा की जगह पर क्या पुट कर देना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आ जाएगा? याद रख लो, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, हो जाएगा μ0/4π इंटू I/A, और हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90। 90 किस लिए आपको समझ पड़ा हो गया? तो sin 90 होता है 1, ये भी होता है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू μ0/4π इंटू I/A। तो इसे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो है μ0/2π इंटू I/A। ये किसका फॉर्मूला है? इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है। तो कभी भी आपको इनफाइनाइट वायर दिया हो तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो इसके अंदर 90 डिग्री पुट कर सकते हो। वैसे फॉर्मूला इजी है याद करना, जस्ट μ0/2π इंटू I/A, क्योंकि ऊपर से जो 2 आया था उससे एक 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है। उसी तरह से एक और केस होता है जिसके अंदर होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर का केस हमने देख लिया। अब एक केस होता है जिसमें हम लेते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। तब बोलोगे सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है, वो भी हम समझते हैं। देखो सेकंड केस हम लेते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर इस तरह का वायर होता है, मीन्स वो एक साइड से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है और दूसरे साइड से हमको उसका एंड पॉइंट पता हो। मतलब कुछ इस तरह का वायर, एग्जांपल कि हमको देखो एक साइड से उसका एंड पॉइंट पता है कि यहाँ पर उसका एंड खत्म हो गया, लेकिन दूसरे साइड से वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कुछ वायर हो तो उसके अंदर करंट आई तो फ्लो कर ही रहा है। ठीक है, और हमको एक रैंडम पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। लेकिन ध्यान दो कि हम सेमी इनफाइनाइट वायर का ना एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसके डिफरेंट केसेस से निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। और हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट एक ही केस है जिसके अंदर क्या है कि जहाँ पर एक एंड है ना, उससे जस्ट पैरेलली हम यहाँ पर एक पी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इस मतलब एक एंड पॉइंट के पास हमारा एक पी पॉइंट होगा, तो इस तरह का हम केस लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक लाइन का जहाँ एंड पॉइंट आ रहा है, मतलब वो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दोनों साइड में से कोई भी हो सकता है एंड पॉइंट। लेकिन जहाँ से हमको एंड पॉइंट पता है, जस्ट उसके ही हम यहाँ पर पैरेलली हम यहाँ पर एक पी पॉइंट लेते हैं। ओके,
यहाँ पर देखो, तो ये P पॉइंट जो है A डिस्टेंस दूर है। अब बताओ कि मतलब ऐसा कोई केस हो तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपको बोलोगे इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, पर वो जनरली आपके सिलेबस में है नहीं, मीन्स वो क्वेश्चंस आता भी नहीं है, और मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर इसी पॉइंट पर आता है, तो इसी पॉइंट का हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम देखते हैं। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि होता है μ0/4π इंटू I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा जो पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा होगा, तो अल्फा जो हो जाएगा वो तो 90 हो जाएगा, मतलब इसके अंदर अल्फा इक्वल टू 90 हो गया। अब बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। अब बीटा देखो, बीटा होता है वायर के दूसरे एंड पॉइंट से एंगल सब्सटेंड, लेकिन देखो ध्यान से वायर का मीन्स दूसरा एंड पॉइंट वायर का है ही नहीं यहाँ पर, तो जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी ना वो एग्जैक्टली 0 डिग्री हो जाएगी। देखो अगर थोड़ा भी बीटा होता तो कुछ इस तरह से होता, लेकिन एग्जैक्टली 0 डिग्री कर दूँ, ये हो जाएगा मेरा बीटा वाला लाइन। समझ पड़ रहा है आपको, मतलब अगर बीटा की वैल्यू कुछ भी होती तो वायर नीचे तक एक्सटेंड करता, लेकिन बीटा की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करोगे तब मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मूला आएगी, देखो sin 90 प्लस sin 0 तो हो जाएगा sin 90 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा μ0/4π इंटू I/A हो जाएगा 1 प्लस 0, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4π इंटू I/A। जस्ट इनफाइनाइट वायर का आधा, इनफाइनाइट वायर का क्या था μ0/2π आया था, इसका आ रहा है μ0/4π। ठीक है, इनफाइनाइट वायर का क्या था μ0/2π, उसका जस्ट आधा आ रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर का। ये दोनों केसेस थे फाइनाइट वायर के, कभी डायरेक्टली इसको पूछा गया है तो आप उसको फॉर्मूला नोट कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट वायर का μ0/2π इंटू I/A और सेमी इनफाइनाइट वायर का μ0/4π इंटू I/A। ये था इसके सब टॉपिक्स, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं आज के, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ठीक है, वही हमारा सबसे मेन टॉपिक है आज का। ठीक है, वही हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर स्टडी करते हैं। ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, और इसके अंदर में हम एक ही केस पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, हम उसका पर्टिकुलर केस पढ़ने वाले जिसमें हम सेंटर पर फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स इस तरह से सर्कुलर लूप है हमारे पास, जिसके अंदर मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है I। ओके, इसके अंदर मान लेते हैं इस तरह से करंट I फ्लो कर रहा है। इसके अंदर भी हमको एक पर्टिकुलर केस हम सेंटर पर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर पर हम लेंगे P पॉइंट। हमको इस P पॉइंट पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे बताओ। हमको P पॉइंट पर फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस है, वायर का जो रेडियस है वो A है। मान लेते हैं वायर का जो रेडियस है वो A है। अब बताओ हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो क्या कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास डीएल एलिमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल वेक्टर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो कि होता है μ0/4π, बायो-सैवर्ट्स का लॉ है, IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डीएल एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास इस तरह से पूरा सर्कुलर लूप है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर लेते थे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। स्क्वायर लेते थे हम, अगर हम सेंटर पे हमको ढूंढना होता था, हम क्या करते थे, किसी एक साइड का ढूंढ लेते थे इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे a/2 जो भी हो जाए, और यहाँ पर लेते थे एंगल पर, तो किसी एक साइड का ढूंढ लेते थे, उसको हम बोलते थे कि चारों साइड का डायरेक्शन अगर सेम आ रहा है तो हम उसको 4 टाइम्स ऑफ b कर देते थे। ठीक है, जो एक साइड का आंसर आ रहा है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमको चारों साइड का मिल जाता था,
है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड हैं, तो हम एक साइड का निकाल के 4 साइड से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे, मीन्स 1 + 1 + 1 + चारों को ऐड कर देते थे, हमको आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर समझो, यहाँ पर तो सर्कुलर के बोलते हैं ना कि सर्कुलर के इन्फाइनाइट साइड्स होते हैं, मीन्स यहाँ पर बोलोगे कौन सा साइड है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे डीएल एलिमेंट बहुत सारे काट सकते हैं, और सर्कुलर के तो इन्फाइनाइट साइड्स होते हैं, तो हमको सारे साइड्स का डीएल एलिमेंट काट के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्क्वायर का 4 साइड था तो हम चारों साइड एक एक करके ऐड कर लेते थे, लेकिन अगर इन्फाइनाइट साइड्स हो तो इन्फाइनाइट साइड्स को ऐड करने का तरीका क्या है कि उसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पर समझो ये P पॉइंट है, देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते हैं। देखो हम एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट, और डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट। ये मेरा डीएल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग द करंट, जिस तरफ करंट फ्लो करता है उसी तरफ हम लेते हैं ना डीएल वेक्टर। अगर नहीं समझ पड़ रहा हो तो पिछला लेक्चर देख कर आना है, ओके। तो और मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम यहाँ पर जो ए लेते हैं हमारा फॉर्मूले के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है ए मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ध्यान रखना। और देखो ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डीएल वेक्टर दोनों बीच में एंगल कितना है, देखो ये है मेरा डीएल वेक्टर और ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। मीन्स इस केस में हमारा थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। ए इज़ द क्या है, ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो और बोल दो रेडियस बोल सकते हो, दोनों बात सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस। किससे परपेंडिकुलर, हमारे पास हमने डीएल एलिमेंट काटा है उससे परपेंडिकुलर, ओके, डीएल एलिमेंट के जस्ट परपेंडिकुलर है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। आप ध्यान से देखोगे अगर मैं यहाँ पर भी लूँ, अगर इस पॉइंट का भी ले लूँ, तो यहाँ पर जो डीएल एलिमेंट होगा कहाँ पर होगा, इस तरह से छोटा सा डीएल एलिमेंट जिसका डायरेक्शन अलोंग द करंट, ओके। अब इससे मैं यहाँ पर ये ए डिस्टेंस लूँ तो इससे भी देखो डीएल एलिमेंट और ए के बीच में जो है मतलब हमेशा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो ये है मेरा डीएल और ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारा वही एंगल होता था ना जिससे करंट इस तरह से फ्लो करता था, तो हम डीएल वेक्टर लेते थे तो उससे जो थीटा एंगल बनाता था वो आर वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर जो आर का काम कर रहा है वो ए है, तो देखो इसके बीच में आर और देखो डीएल दोनों बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो चाहे आप सर्कल में चाहे जो भी पॉइंट लो, सब केस के मतलब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर मीन्स ए वेक्टर दोनों बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक है। हमेशा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है सारे केस में। हम आर हमारा जो है इसके अंदर ए है, चाहे यहाँ पर लोगे, जैसे इस यहाँ पर लोगे तो क्या होगा, इस तरह से डीएल आएगा, देखो ये है मेरा डीएल वेक्टर, और देखो ध्यान से तो इसके फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो चाहे वायर के आप सर्कुलर वायर के चाहे जो भी पोर्शन लो, चाहे यहाँ पर सारे केसेस के अंदर डीएल और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और दूसरी बात ये है कि सारे के केसेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। देखो ध्यान से, जैसे मैं इस डीएल की बात करूँ, यहाँ पर जैसे डीएल काटूँ मैं, तो मैं करंट के डायरेक्शन में रखता हूँ थंब और देखो अंदर पुट करता हूँ, देखो जा रहा है इनसाइड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड। और ध्यान से देखो यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट हैंड यूज़ करना है, थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड। तो आप सर्कुलर वायर में चाहे जिस भी सेक्शन में फाइंड करोगे, सारे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसलिए सबका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि जो डीएल एलिमेंट का फॉर्मूला है ये, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। हमको डीएल एलिमेंट का पता ही है, और μ0/4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। पहली बात हमने कौन से वेरिएबल लिए हैं, ध्यान से रखो इसको। तो हम dB इक्वल टू लिखेंगे, एक डीएल एलिमेंट के लिए लिखता हूँ मैं, तो जाएगा dB इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई। अब देखो डीएल क्या है इसके अंदर, मीन्स डीएल तो हम डीएल ही है, और साइन थीटा तो हमेशा बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज है, तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो साइन 90 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1,
ठीक है, बिकॉज वो ऑलवेज है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, साइन हमेशा 90 डिग्री रहेगा। उसमें जो आर है यहाँ पर देखो ए, इसके यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमको दोनों साइड को इंटीग्रेट करना होगा, बिकॉज हमने इसको लिखा एक डीएल वेक्टर के लिए। अब हमको पूरी सर्कुलर लूप के लिए फाइंड करना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से लेके बी तक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ सर्कल की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर हमको पूरा सर्कल कवर करना है इस तरह से, तो सर्कल की लिमिट क्या लेंगे। सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखो इसका हमारा वेरिएबल क्या है। यहाँ पर डीएल एलिमेंट है, यहाँ पर डीएल है, यहाँ पर डीएल है। बिकॉज ये देखो ये तो निकल जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, बिकॉज साइन 90 हो जाता है 1, तो ये वाला हो गया मेरा 1, तो साइन वाला तो फैक्टर निकल गया। दूसरी बात, हमारा जो ए है इसके अंदर ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी सेक्शन पर लो वायर में, जो ए डिस्टेंस है हमेशा वो कांस्टेंट है, बिकॉज वो रेडियस ऑफ द वायर है। तो यहाँ पर हर केसेस में जो ए रहेगा वो कांस्टेंट है। हमने जो उसमें किया था ना वायर में, उसमें ए कांस्टेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर ए कांस्टेंट है। और करंट तो वायर का कांस्टेंट है ही, और μ0/4 वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, आई बाहर है, ए बाहर है, अंदर तो बच रहा है सिर्फ डीएल, अंदर बच रहा है सिर्फ डीएल। अब यहाँ पर सोचो मैं डीएल 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 सारे डीएल को ऐड करूँगा तो मेरा सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं सारे डीएल छोटे छोटे ऐड करूँगा तो मेरा सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, देखो μ0/4 इंटू I/a² इंटू ये डीएल वेक्टर का क्या हो जाएगा, सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2πa, यहाँ पर रेडियस क्या है, a है। तो देखो एक a से एक a कैंसिल, ये 2π से ये 2 सा कैंसिल। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है μ0/2 इंटू I/a। इस तरह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जा रहा है, μ0/2 इंटू I/a। किस तरह से हमने निकाला, हमने यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा, उसको सारे के लिए हमने इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर है μ0/2 इंटू I/a, μ0/2 इंटू I/a। इस तरह सर्कुलर लूप का ये आंसर आता है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसके जस्ट सिमिलर हम सेमी सर्कुलर लूप के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं। देखो तो आप बताओ गेस करके कि सेमी सर्कुलर लूप का आंसर क्या होगा, बताओ। यहाँ पर सर्कुलर लूप का आंसर ये आ रहा है, सेमी सर्कुलर लूप का क्या होगा। तो समझो ध्यान से, सेमी सर्कुलर लूप के अंदर सिर्फ यही पॉइंट पर चेंज आएगा ना, बाकी सब तो केस सेम ही होगा, सिर्फ यही पॉइंट पर चेंज आएगा। हम जो डीएल इंटीग्रेट करेंगे उसके अंदर सिर्फ सेमी सर्कल बना रहेगा। तो यहाँ पर जो 2πa लिखा है ना मैंने, उसकी जगह पर आ जाएगा πa, यही चेंज आएगा, है ना। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी डीएल और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा, उसमें भी हमेशा जो ए रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ यही पॉइंट पर चेंज आएगा, जिसमें हमने 2πa लिखा है, सेमी सर्कुलर के लिए हो जाएगा πa, है कि नहीं। देखो सेमी सर्कुलर दिखाता हूँ आपको करके, तो आपको समझ पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप खुद से सोचो क्या फॉर्मूला आएगा। देखो मैं इस तरह से अगर सेमी सर्कल ले लूँ, इसको मैं हटा दूँ, चलो हटाता नहीं हूँ मैं, इसको मैं रखता हूँ इस तरह से। देखो मैं सेमी सर्कल ले लूँगा, मेरा रेडियस a है, तो इसमें मैं किसी भी पॉइंट पर लूँ डीएल वेक्टर, जैसे कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो मेरा हो जाएगा ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, ये हो जाएगा मेरा डीएल वेक्टर। और देखो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ठीक है। अभी देखो डीएल और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो चाहे आप जो भी केस लो यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे केसेस में डीएल और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पर लूँगा डीएल, तो देखो ये हो जाएगा मेरा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, और ये मेरा हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देखो हमेशा ये केसेस के अंदर 90 डिग्री एंगल मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो चाहे जो भी पॉइंट लूँ, सब केसेस में 90 डिग्री एंगल मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर फिर से वही केस बनेगा हमारा dB इक्वल टू दिस वन, तो हम लिखेंगे dB इक्वल टू μ0/4 इंटू IDL अपॉन a²। तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल लेंगे, μ0/4
इंटू आई बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब इस केस में हमारा डी एल क्या होगा, इस केस में हमारा डी एल होगा सर्कल का, सेमी सर्कुलर का सर्कमफरेंस क्या होता है, सेमी सर्कुलर सर्कमफरेंस होता है पाई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करूँगा पाई आर, तो हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा पाई इंटू ए। तो देखो यहाँ से ए से ए कैंसल, पाई से ये पाई कैंसल, तो अब मेरा फॉर्मूला आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए, है ना। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू पाई बाई ए, आई बाई ए। तो इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। एक काम करते हैं, हम एक रैंडम एंगल पे निकालते हैं। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक रैंडम एंगल लेते हैं, मीन्स एक रैंडम लूप लेते हैं, उसका निकालते हैं। तो देखो उसका किस तरह से आएगा, ध्यान से। ठीक है, कॉन्सेप्ट का ही सिर्फ एप्लीकेशन है। तो देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एक रैंडम शेप का लूप लेता हूँ, मान लेता हूँ ये एंगल मेरा थीटा है। ठीक है, ये एंगल क्या है, मेरा थीटा है, और ये डिस्टेंस मेरा ए है, ये भी डिस्टेंस मेरा ए है। ठीक है, इस तरह से, और मान लेते हैं कि इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, तो यहाँ पर समझो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, फिर से वो डीएल एलिमेंट काटना शुरू करूँगा, बिकॉज हमको एक का फाइंड करना, सारे का हम फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से समझो मैं छोटा एंगल डीएल काट लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मेरा सेंटर है। अच्छा, सब केस में मैं सेंटर पर ही ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सब केसेस के अंदर मैं सेंटर पर ही ढूंढ रहा हूँ और कोई पॉइंट पर नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो सेंटर पर देखो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये डीएल वेक्टर है, इस तरह से मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा ए। तो देखो यहाँ पर डीएल वेक्टर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वैसे आप चाहे जो भी केस काटोगे यहाँ पर, सारे केसेस के अंदर डीएल और ए के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। इसलिए मैंने इसको रफ भी नहीं किया, बिकॉज ये तो सब सेम ही आएगा। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या तो रेडियस है। फिर से हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, डी एल ओ साइन 90 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। साइन 90 होगा ना, बिकॉज हर केस में एंगल जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है हर केस के अंदर। ओके, तो अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू, हो तो आपको समझ पड़ रहा होगा, जितना इजी मेरे को लग रहा होगा उतना इजी शायद आपको लग रहा होगा, बिकॉज कोई चेंज है ही नहीं बाकी सारे केसेस के अंदर। अब इस जैसे प्रैक्टिस होगा आपको, तो आपको भी इतना ईजी लगेगा ये। तो देखो हो जाएगा आई बाई ए स्क्वायर, बाहर अंदर बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, डी एल इक्वल टू क्या होता है, ये मेरा डी एल है ना, ये इसका ये डी एल होगा ये। तो ये एल लेंथ के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता होता है कि एल इक्वल टू होता है आर थीटा, एल इक्वल टू होता है आर थीटा। ध्यान से कुछ सर्कल के लिए लिखूँ, सर्कल के लिए लिखूँगा एल इक्वल टू आर थीटा। तो सर्कल के लिए क्या होगा, ध्यान समझो, सर्कल का रेडियस है आर और थीटा इक्वल टू, सर्कल के लिए थीटा क्या होता है 2 पाई, तो सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, है ना। जैसे सेमी सर्कल लिखूँ तो पाई आर हो जाता है ना, तो इसी फॉर्मूले से आता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर थीटा। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर रेडियस क्या है, इसके अंदर रेडियस है ए, रेडियस है ए, और थीटा क्या है मेरा, यहाँ पर ये थीटा है। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा एंगल दिया तो मैंने ले लिया थीटा। यहाँ पर इसका डीएल इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा ए इंटू थीटा। तो उसकी जगह ए इंटू थीटा पुट कर लो, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 बाई आई बाई ए स्क्वायर इंटू हमारा डीएल वेक्टर पूरा क्या है, ए इंटू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए थीटा। ओके, एक ए से एक ए कैंसल। तो ध्यान से देखो, मेरा फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। ये मेरा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप रिलेट भी कर सकते हो। देखो सर्कल का फॉर्मूला क्या आया था, इसको आप रिलेट कर सकते हो कि सर्कल का फॉर्मूला क्या आया था। हमारे पास सर्कल का फॉर्मूला ये आया था म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए,
ये हमारा फॉर्मूला था सर्कल का, और सेमी सर्कल का क्या आया था? अच्छा, एट सेंटर पर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, सारे केसेस में एट सेंटर पर ही। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0/4 इंटू I/A। उसी तरह से एक रैंडम एंगल थीटा पर, थीटा मतलब आर्क, जो कि थीटा एंगल बना रहा है, इस केस में फॉर्मूला क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0/4 इंटू I/A इंटू थीटा। ओके, तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आप इजीली, बहुत इजीली याद कर सकते हो। देखो हमारे पास जो वायर था ना, उसके अंदर μ0/4 इंटू I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ रहा था, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जगह पे यहाँ पे आ गया थीटा, और थीटा भी इजीली रिलेट कर सकते हो। अगर सर्कल है तो यहाँ पे 2πr पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 2π हो जाएगा ना, सर्कल पूरे सर्कल के लिए थीटा क्या होता है? 2π, तो यहाँ पे 2π पुट कर दोगे तो आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से देखो 2π से 2 का कैंसिल, यही फॉर्मूला आ गया। सेमी सर्कल के लिए आप यहाँ पे पाई पुट कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल, वापस यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कोई भी शेप का मीन्स इस तरह का क्वाड्रेंट दिया हो, क्वाड्रेंट, अब इसमें पूछे क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स यहाँ पर डाल दो π/2। थीटा हमेशा रेडियन में डालना है। ओके, थीटा इज इन रेडियन मीन्स 90 होगा तो π/2 डालना है, और मीन्स 90 होगा तो π/2, 180 होगा तो पाई, इस तरह से रेडियन के अंदर डालना है आपको। ठीक है, 45 डिग्री होगा तो π/4, तो ये सब इस तरह से आपको डालना होता है इसके अंदर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया एट सेंटर पर, सर्कल के लिए आ गया, सेमी सर्कल के लिए आ गया आर्क, और हमने सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर के लिए भी समझा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आज के लिए। अब क्या करते हैं, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा एकदम। जिसको यहाँ से रफ करके करते हैं अपना अब क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरह के हमारे पास दो सर्कुलर लूप ऑफ वायर दिए हैं, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, और दोनों के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है। सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, कितना होगा। ओके, दोनों में करंट देखो सेम डायरेक्शन में है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे एट द सेंटर O। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, हमको सेंटर O पर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वायर की वजह से फाइंड करेंगे, दूसरे वायर की वजह से फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर दोनों का नेट आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वायर, जिसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, तो इसका फॉर्मूला बिकॉज सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 इंटू I/A, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर I की जगह पर क्या है, R है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ R, बिकॉज A क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये हो जाएगा R मेरा रेडियस, तो यहाँ पर हो जाएगा μ0/2 इंटू I/R। ओके, तो इस तरह से सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है। अब देख लेते हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर थंब रखता हूँ द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट का डायरेक्शन देखो यहाँ पर इनसाइड जा रहा है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इनसाइड, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन है इनसाइड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 लिखता हूँ मैं सेकेंड वायर की वजह से, तो सेम इसका रेडियस देखो, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का दूसरा भी तरीका है। ओके, आपको याद है मैंने मैग्नेटिक फोर्स के लेक्चर में सिखाया था कि आप क्या करो, फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जहाँ पे थंब पॉइंट करे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो फिंगर कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जहाँ पे थंब पॉइंट किया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो हो गया इनसाइड। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड। चाहे तो आप क्या करो कि थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करो, फिंगर कर्ल करो। देखो सेंटर पर कहाँ पे जा रहा है, सेंटर पर जा रहा है इनसाइड, देखो इनसाइड जा रहा है, इस हिसाब से देखो सेंटर पर जा रहा है इनसाइड। चाहो तो क्या करो, आप फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई इनसाइड। ओके, इस तरह से निकाल सकते हो आप सर्कुलर लूप के लिए। ये जो ये फिंगर कर्ल करने वाला सर्कुलर लूप में ही काम करेगा। ओके,
तो यहाँ पर देखो इस तरह से दो फॉर्मूला आ गया। अब देखो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, हो जाएगा B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट करते। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो μ0/2 इंटू I/R प्लस μ0/4 इंटू हो जाएगा I/R। तो इसका जो भी नेट आंसर है आप निकाल सकते हो। देखो 2 2 4 2 + 1 3, तो हो जाएगा 3 μ0I/4R। इस तरह से इसका फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो ये इसका आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में फोकस करोगे तो यहाँ पर देखो दो वायर भी दिए हैं हमको। ये देखो, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है, लेकिन यहाँ पर देखो ये और ये एक वायर भी है। अब हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको नाम बोल देता हूँ इसको 1, और ये वायर इसका नाम बोलता हूँ मैं 2, और ये सेमी सर्कुलर वायर इसका नाम बोलता हूँ मैं 3, और ये छोटा सा वायर इसका मैं नाम बोलता हूँ 4। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड टू 1, तो 1 क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है, तो उसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो फिंगर को कल करता हूँ द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन है इनसाइड, और मैग्नीट्यूड क्या होगा μ0/4, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, तो μ0/4 इंटू I/R। ठीक है, μ0/4 इंटू I/R, और डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, इनसाइड। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इनसाइड बना देता हूँ। ओके, इनसाइड। ओके, और देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। ध्यान से देखोगे हमारे पास इस फाइनाइट वायर है। देखो फाइनाइट वायर का कुछ ऐसा केस है, देखो ये I है और यहाँ पर O पॉइंट है। अब ध्यान से देखोगे तो ये O पॉइंट जो है अलोंग द वायर है, ये O पॉइंट क्या है, अलोंग द वायर। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कभी ऐसा पॉइंट आ जाए कि जो पॉइंट अलोंग द वायर है, देखो मैं वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मेरे को O पॉइंट मिल जा रहा है, ये पॉइंट क्या है, अलोंग द वायर है। तो इस केस में क्या होती है, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू 0 आता है। हमारे पास फॉर्मूला है ना, B = μ0/4πI/A sin अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस केस में क्या है कि साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों वैल्यू क्या है, 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4π इंटू I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन इस केस में अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू 0 हो जा रही है, अल्फा की इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। कभी भी ऐसा कोई पॉइंट मिले, देखो मैं वायर को एक्सटेंड किया, देखो यहाँ से वायर एक्सटेंड करोगे आप तो देखो O पॉइंट जो है अलोंग द वायर ही है। ठीक है, अलोंग द वायर, इसलिए O पॉइंट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस सेकेंड वायर की वजह से क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। S ऐसे लिख दो, S पॉइंट O इस अलोंग वायर। अलोंग वायर मतलब वायर को मैंने एक्सटेंड किया, देखो O पॉइंट मिल गया मेरे को। अब मैग्नेटिक फील्ड तो 3 लिखता हूँ, 3। तो 3 ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल करूँगा, देखो बाहर की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखो, थंब का डायरेक्शन रखा, O पॉइंट पर देखो कहाँ आ रहा है, O पॉइंट बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो होगी μ0/4 इंटू I/2R, बिकॉज रेडियस है 2R, और इसका जो आ रहा है वो आउटसाइड आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, आउटसाइड, ये आ रहा है इनसाइड। ओके, नहीं हो सो तो आप तो फिंगर कर्ल करने का डायरेक्शन देख लो। मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूँ द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड, इसमें आउटसाइड हो गया। और फोर्थ वायर की वजह से, बिकॉज ये वायर भी देखो अलोंग द वायर है, ये O पॉइंट जो है देखो अलोंग द वायर है, इसलिए B ड्यू टू 4 जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। S पॉइंट O इस अलोंग वायर। तो कभी भी अलोंग द वायर केस हो ना, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाती है। ओके, तो इस तरह से। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो इन दोनों वजह तो 0 है, बचे इन दोनों। अब इन दोनों देखो, एक डायरेक्शन इनसाइड है, एक डायरेक्शन आउटसाइड है, तो बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू 180 मीन्स दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B1 माइनस B2। ओके, तो हो जाएगा μ0/4 इंटू I/R, और यहाँ पर आ रहा है μ0/8 इंटू I/R। अब ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो
इसकी वैल्यू बड़ी है बिकॉज यहाँ पे रेडियस इसका छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा है। तो मेरा आंसर कुछ आएगा, देखो 4 2 - 1 हो जाएगा μ0/8 × I/r। और नेट डायरेक्शन क्या है, बिकॉज इसकी वैल्यू बड़ी है तो नेट मेरा डायरेक्शन आ जाएगा इनसाइड। ओके, नेट मेरा डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनसाइड। तो जो वैल्यू बड़ा हो वही डायरेक्शन होगा उसका, सिंपल सी बात है। बिकॉज ये रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है रेडियस के साथ घटता रहता है ना। जैसे जो दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, नज़दीक आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो देखो हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम तो इसी तरह के केसेस आ सकते हैं, मिक्सिंग वाले केसेस आ सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं रैंडम एंगल थीटा वाला। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से फिगर बना रहा हूँ, ये एंगल मेरा थीटा है और मान लेता हूँ कि ये रेडियस मेरा आर है और ये रेडियस मेरा है। सो एक बार रैंडम वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ इसको R1 है और मान लेता हूँ ये रेडियस जो मेरा R2 है, ठीक है। मान लेता हूँ कि इसके अंदर देखो ये मेरा लूप है, ठीक है। अच्छा, लूप तो सिर्फ उतना ही है, ये मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया है, ये मैंने सिर्फ यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड किया है। लूप तो सिर्फ इतना ही, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ से इसमें भी दो केसेस हैं। पहली बात तो हमारे पास दो वायर हैं इस तरह से, फाइनाइट वायर, और हमारे पास दो इस तरह से लूप है जो कि रैंडम एंगल थीटा पर है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इस केस में देखेंगे, देखो करंट थंब को रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमको ओ पॉइंट पर। तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देखो ड्यू टू 2 and 3 ओके। तो 2 और 3 दोनों को जैसे 0 ही होगा, बिकॉज सिंपली देखो मैं इस वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ओ पॉइंट आ जा रहा है। देखो इस वायर को मैंने एक्सटेंड किया तो ओ पॉइंट आ गया, देखो ओ पॉइंट। इसलिए ये जो 2 और 3 है ये अलोंग द वायर है। देखो ओ पॉइंट जो है अलोंग द वायर है, ध्यान से देखो। मैं इस वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ओ पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। ओ पॉइंट जो है अलोंग द वायर है, इसलिए 2 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बचे 1 और 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू I/a इंटू थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है ना, μ0/4 इंटू I/a इंटू थीटा। और डायरेक्शन इसके वजह से डायरेक्शन आ रहा है इनसाइड, मीन्स ये हो जाएगा मेरा इनसाइड, और इसकी वजह से ऊपर वाले की वजह से आउटसाइड आ रहा है। तो B4 हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I/, अच्छा इधर R1 दिया तो यहाँ पर लिखो R1, और ये हो जाएगा मेरा R2, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर थीटा, और इसका डायरेक्शन आ रहा है आउटसाइड। और फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों एक आउटसाइड एक इनसाइड है, ये दोनों तो 0 ही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहली बात तो बड़ा कौन सा है, बिकॉज इसका रेडियस छोटा है R1, तो R1 बड़ा होगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, तो R1 बड़ा है ये छोटा है, तो B1 - B4 होगा, ठीक है। तो जो μ0/4 पाई कॉमन, I और थीटा भी कॉमन, बच रहा है अंदर 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2। तो इस तरह के इसका आंसर आ गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा, बिकॉज B1 जो है वो बड़ा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, इनसाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये और वैरायटी क्वेश्चन जिसके अंदर इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, वो तरह के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से कोई क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ठीक है, ये वायर यहाँ पर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, और ये वायर यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, इस तरह से फिगर दिया गया, ध्यान से देखो फिगर।
और हमारे पास इस तरह से एक रैंडम पॉइंट P है, मीन्स एक पॉइंट P है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा A है और ये डिस्टेंस मेरा A है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से I, ठीक है। अब इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ किस तरह से होगी। तो इसमें क्या है, देखो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसे मैंने पहचाना सेमी इनफाइनाइट वायर है? और ध्यान से देखो वही केस है हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर का, जिसमें एक एंड पर ये पॉइंट P दिया है, देखो एक एंड पर ये पॉइंट P दिया है और यहाँ पे देखो इस एंड पर ये पॉइंट P दिया है। तो एक एंड पर पॉइंट P है और दूसरा एंड है इन्फिनिटी तक, तो ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो यहाँ पर एक एंड पर पॉइंट P दिया है और दूसरा एंड है इन्फिनिटी तक, तो फिर से हमारा ये सेमी इनफाइनाइट वायर और ये हमारा देखो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P, बी नेट एट पॉइंट P। तो हम फाइंड करेंगे, देखो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा 2, सॉरी इसको मैं बोल देता हूँ 2 और इसको मैं बोलता हूँ 3। तो पहले B ड्यू टू 1 फाइंड करता हूँ 1। अब ध्यान से देखोगे, अब ये जो P पॉइंट है ना, ये अलोंग द वायर नहीं है। देखो मैं इस वायर को कैसे भी एक्सटेंड करूँ, लेकिन ये P पॉइंट जो है अलोंग द वायर नहीं आ रहा है। और ये देखो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस A दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, इस इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A, ये फॉर्मूला आता है ना मेरा। सेमी इनफाइनाइट वायर का ये फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A। अच्छा यहाँ पे ये लूप था ना, तो यहाँ पे पाई वाला टर्म नहीं आएगा, ओके। ये वाला पाई का टर्म यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज सर्कल वाले केस में वो पाई वाला टर्म नहीं आता, ओके। तो ये हो जाएगा इस तरह से, बिकॉज सर्कल का फॉर्मूला क्या था, सेमी सर्कल एक इस था, तो जब म्यू नॉट बाई 4 आया था इंटू I बाई A इंटू थीटा, इस तरह से फॉर्मूला आया था ना। तो उसमें पाई वाला टर्म तो कैंसिल हो जाता था, ओके। तो पाई नहीं आएगा। अच्छा पाई आएगा बिकॉज हमने रैंडम एंगल थीटा लिया है ना, तो यहाँ पर पाई का टर्म आएगा, ओके। बिकॉज समझो ध्यान से, अगर कोई सर्कल होता तो पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर रैंडम एंगल थीटा, इसलिए पाई का टर्म आएगा। तो यहाँ पे ये सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। और डायरेक्शन देख लो, अब थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और देखो P पॉइंट पर कहाँ जा रहा है फिंगर, तो P पॉइंट पर जा रहा है इनसाइड। P पॉइंट पर देखो कहाँ जा रहा है, इधर इधर मत देखना, P पॉइंट पर देखो कहाँ जा रहा है, इनसाइड, ठीक है। और B ड्यू टू 2 देखो 2, तो देखो करंट में फिंगर को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, P पॉइंट पर देखो, P पॉइंट पर जा रहा है इनसाइड, ये मेरा P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर फिंगर जा रहा है इनसाइड। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, बिकॉज ये क्वाड्रेंट है, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A। और क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या रखते हैं हम, पाई बाई 2 ना। मैं थीटा की जगह पर यहाँ पर रख दे रहा हूँ पाई बाई 2, मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है, मेरे को ये फॉर्मूला तो पता है ना, मैं थीटा की जगह पर रख दूंगा पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसल, तो इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 8 इंटू I बाई A। डायरेक्शन कहाँ पे, इनसाइड, तो इसका भी डायरेक्शन है इनसाइड। और B ड्यू टू 3 का भी यही मैग्नीट्यूड आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A, और डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, इनसाइड। चेक कर लो। अब थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और देखो P पॉइंट पर कहाँ पॉइंट कर रहा है फिंगर, इनसाइड, तो डायरेक्शन क्या आ गया, इनसाइड। सारे इनसाइड हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। इस तरह के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट बाई, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 कॉमन, I कॉमन, A कॉमन, बच क्या रहा है यहाँ पर देखो, म्यू नॉट बाई 4 I A कॉमन, तो यहाँ पर बच रहा है 1 अपॉन पाई, और यहाँ पर तो सब कॉमन हो गया, सिर्फ 1 बाई 2 बचा है, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 2, और यहाँ पर बच रहा है क्या, 1 बाई पाई, तो यहाँ पर बच रहा है 1 बाई पाई। तो इस तरह के इसका आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आपका आंसर आए, और नेट आंसर कहाँ पे आ जाएगा, इनसाइड, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते, कभी आपको सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर इस तरह से मिक्स करके दे दे, तो आपको उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, एक और फॉर्म देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन कभी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आ गए हैं तो उसको किस तरह से किया जाए, मीन्स I J के वेक्टर के टर्म में दिया हो तो
जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कि इस तरह से हमारे पास 3D प्लेन है। देखो ये है मेरा, देखो ये है मेरा आई कैप, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये है मेरा के कैप, इस तरह 3D। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है और इस तरह से फिगर दिया गया है कुछ, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो वायर है ना, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, और ये मेरा पॉइंट O है और ये मेरा डिस्टेंस जो है ये A है। ओके, ये मेरा डिस्टेंस क्या है A, और यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो भी A है। फिगर की इमेजिन करो, ये भी रेडियस A है, डिस्टेंस A है और करंट इस तरह से I फ्लो कर रहा है। अब हमको फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो ध्यान से देखोगे ना, तो इस बार क्या है कि ये सेमी सर्कल जो है XY प्लेन में है और ये जो मेरा ये जो वायर है ये XZ प्लेन में, देखो XZ प्लेन में वायर्स हैं और सेमी सर्कल जो है XY प्लेन में है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिंपल, बिकॉज हमको दो अलग अलग प्लेन्स दिए गए हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। तो पहले मान लेता हूँ ये 1 है मेरा, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ और इसको 3। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 लिखता हूँ। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको ये मत बनना फिगर के अंदर, ये एक्चुअली में ऐसा होगा कुछ। तो ध्यान से देखोगे ए डिस्टेंस और ये देखो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया है और ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, देखो करंट का डायरेक्शन रखो, थम रखो करंट के डायरेक्शन में, और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, बिकॉज XZ प्लेन है तो XZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आ रहा है, Y एक्सिस। ओके, ध्यान से देखो, ये देखो मेरा, देखो करंट डायरेक्शन मैंने रखा थम, और देखो कहाँ पे जा रहा है ये, बिकॉज देखो इस तरह से कुछ होगा, तो मैं देखो थम रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और O पॉइंट पर फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, μ0/4 पाई, बिकॉज सेमी सर्कुलर है, I/A, और कहाँ पर जा रहा है, इनटू J कैप। ओके, ध्यान रखो J कैप। ओके, J कैप डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो मैं 2 B/2 लिखता हूँ मैं, तो 2 ध्यान से देखो करंट है, करंट को रखा है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहाँ पे जा रहा है, इनसाइड, और देखो ये X है, Y है और बाहर की तरफ है Z एक्सिस, तो इनसाइड की तरफ क्या होगा, नेगेटिव Z एक्सिस। तो यहाँ पर आ जाएगा μ0 क्या है, सेमी सर्कुलर है, तो μ0/4 इंटू I/A, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू माइनस ऑफ K कैप। ओके, बिकॉज नेगेटिव Z एक्सिस। ध्यान से देखोगे तो ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर बाहर की तरफ Z है तो अंदर की तरफ होगा नेगेटिव Z एक्सिस, है ना। अब B/3 लिखता हूँ मैं, B/3 क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं इस तरह से कुछ इस तरह से होगा, तो O पॉइंट पर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव J कैप। देखो O पॉइंट पर कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव J कैप। देखो इस तरह से कुछ होगा ना, इस तरह से, तो देखो मैंने थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और O पॉइंट पर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव Z एक्सिस, नेगेटिव J कैप में, मीन्स Y एक्सिस। तो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I/A, और यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ J कैप। ओके, अब तीनों को अगर वेक्टरली ऐड करोगे देखो, तो J और J कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में मेरा सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पर देखो B1 = B3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरा, जो कि हो जाएगा B2, और B2 की वैल्यू क्या है मेरा, μ0/4 इंटू I/A और माइनस ऑफ K कैप। तो इस तरह के अगर वेक्टर टर्म में दिया हो ना, तब वेक्टर इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरह के अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो अलग अलग प्लेन में दिया हो तो अलग अलग प्लेन में डायरेक्शन निकाल के आप उसको कर सकते हो। अब इसको और भी अच्छे क्वेश्चन, मीन्स मेंस लेवल, एडवांस लेवल, और भी अच्छे क्वेश्चन वो हम करेंगे रैपिड फायर राउंड के अंदर, जिसके अंदर हम पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर
कि बेस्ट पे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप उस लेक्चर के लिए रेडी रहो। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।